हेलो एवरीवन। तो आज हम करंट अफेयर्स की इम्पोर्टेंट न्यूज़ को कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यूज़ जो है वो है इथियोपिया, यानी कि जो दक्षिण अफ्रीका का जो भाग है वहाँ पर इथियोपिया है। और उस इथियोपिया में फिर से 10,000 साल के बाद एक जो ज्वालामुखी है, जो कि पहले निष्क्रिय हुआ करता था, वो फिर से सक्रिय हो गया। और ये जो घटना है वो 10,000 साल के बाद अब यानी 2025 में हमें यहाँ पर देखने को मिली है। और यहाँ पर क्या हुआ है कि इतना ज़्यादा यह खतरनाक था कि इसके जो प्रदूषण के कण थे, यानी कि इसके धुएं के और जो इससे प्रदूषण हुआ था उसके जो कण हैं वो हम भारत तक भी पहुंचते हुए दिखाई दिए हैं। और इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि जल्द ही चाइना तक भी, यानी चीन तक भी इसके जो प्रदूषण है वो वहाँ तक पहुँचने की संभावना है। इसके अलावा जो भारत का दिल्ली का भाग है, यानी कि दिल्ली उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी भाग है वहाँ तक ये जो है पहुँच चुका है, पंजाब हरियाणा में। इसके अलावा ये जो ज्वालामुखी है इसको हेली गुबी ज्वालामुखी का नाम दिया गया है, यानी कि ये जो ज्वालामुखी फटा है ये हेली गुबी ज्वालामुखी है। और इसके अंदर यानी कि जो मैग्मा है उसमें सिलिका, आयरन और मैग्नीशियम जैसी जो धातु होती हैं उनके तत्व यहाँ पर पाए जाते हैं। और इसी वजह से, ख़तरनाक होने की वजह से, जो हवाई जहाज़ है उनकी उनको वहाँ से जाने से अब रोक दिया गया है। कई सारी जो वहाँ की फ़्लाइट थी वो उनको रोक दिया गया है और उनको दूसरा रास्ता चुनने के लिए कहा गया है। और क्योंकि जो हेलीकॉप्टर होता है, हवाई जहाज़ होते हैं, वो एक सेकंड के अंदर, सिर्फ 1 सेकंड के अंदर 1 टन हवा बाहर की जो होती है वो अंदर को ले लेते हैं, खींच लेते हैं। और उसकी वजह से जब उसमें प्रदूषण जाएगा, यानी कि जब वो अगर ऊपर से, यहाँ से यानी कि ज्वालामुखी के ऊपर से अगर कोई भी हेलीकॉप्टर गुजरता है तो फिर ये 1 सेकंड में, हर सेकंड में 1 टन जब ये हवा अंदर को खींचेगा तो उसमें प्रदूषण जाएगा। और प्रदूषण जाने की वजह से जो इसका इंजन होता है ना यहाँ पर, वो बंद हो सकता है। इसी वजह से इसको मना कर दिया गया है। तो चलिए देखते हैं खबर है क्या है। तो ये जो खबर है, यानी कि इथियोपिया के अफार क्षेत्र में हाईली गुबी ज्वालामुखी ने 23 नवंबर 2025 को पहली दर्ज का विस्फोट यहाँ पर किया था, जो कि 10,000 से 12,000 वर्षों से निष्क्रिय था। और विस्फोट से 14 किलोमीटर ऊंची राख की परत निकली, जो लाल सागर, यमन, ओमान होते हुए भारत और एशिया तक ये आ चुकी है। मुख्य गतिविधि को देखें तो मुख्य गतिविधि में 25 नवंबर तक ये शांत हो गई, लेकिन यानी कि इसको जो मेन गतिविधि थी वो 25 नवंबर तक इसमें शांत हो गई, लेकिन अवशेष जो है, राख अभी भी हवा में है। और कोई यहाँ पर मौत यहाँ पर इस वजह से नहीं देखने को मिली है, लेकिन जो स्थानीय गाँव हैं और विमानन है उन पर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा है। इसके अलावा जो वैश्विक संदर्भ उसमें देखें तो अफ्रीकी रिफ्ट वैली का हिस्सा है ये, और जहाँ प्लेट टेक्टोनिक से विस्फोट सामान्य हो जाता है। इसके अलावा इसके समय को देखें तो 23 नवंबर 2025 की सुबह को, यानी कि जब 23 नवंबर था उसकी सुबह 8:30 बजे यूटीसी पर विस्फोट शुरू हुआ और राख 14 किलोमीटर तक जो है वो आ गई और आसमान जो है बिल्कुल वहाँ पर काला हो गया। और फिर उसके बाद 24 नवंबर 2025 को राख भारत तक जो है वो पहुँच गई और IMD ने चेतावनी जारी की और उड़ानें प्रभावित हुई। इसके अलावा 25 नवंबर को मुख्य विस्फोट रुका और 150 से भी ज़्यादा उड़ानें रद्द कर दी गई। और भारत में 11 एयर इंडिया, आकाश एयर की जिहाद कुवैत उड़ानें जो थी यहाँ पर कैंसिल हुई हैं। और इसके अलावा जो 26 नवंबर यानी कि वर्तमान समय में राख भारत से साफ़ जो है वो हो गई, यानी कि और पूर्वी एशिया की ओर, यानी कि भारत से साफ़ होते हुए पूर्वी एशिया की तरफ ये चली गई। और IMD निगरानी अभी इसकी कर रहा है। इसके अलावा तीव्रता की, यानी कि इंटेंसिटी की अगर हम बात करें तो जो VEI है, यानी कि वोल्केनो एक्सप्लोसिव इंडेक्स है, वो VIA 3 से 4 मध्यम की तीव्रता में राख जो 14 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये गई है। और लेकिन जो लावा है वो लावा प्रवाह सीमित हुआ है। और उसकी अवधि को देखें तो 2 से 3 घंटे का मुख्य विस्फोट यहाँ पर हुआ, फिर अवशेष की गतिविधि देखने को मिली। फिर उसके बाद जिसकी तुलना करें, यानी कि अगर हम इसकी तुलना करें तो एक जो यहाँ ज्वालामुखी देखने को मिला था वो 2010 में आइसलैंड में वहाँ पर देखने को मिला था, जिसकी जो तीव्रता थी वो यहाँ पर VEI जो थी वो 4 से कम थी, लेकिन राख का जो फैलाव है वो काफ़ी अधिक था, 4,000 किलोमीटर तक। इसके अलावा मापन की बात करें तो सैटेलाइट नासा कोपरनाइकस से 15 किलोमीटर राख का कॉलम यहाँ पर दिखाई दिया। और टोल्यूज़ वाक ने एविएशन
कलर कोड अननोन यहाँ पर जारी किया है। इसके अलावा ज्वालामुखी के प्रकार की बात करें तो सामान्य प्रकार का यहाँ पर ज्वालामुखी यहाँ पर देखने को मिला है, जिसमें कि यानी कि अगर यहाँ पर देखें ज्वालामुखी आखिर होते कौन कौन से प्रकार के हैं, तो एक होता है शील्ड ज्वालामुखी। इसमें क्या होता है कि जो चौड़े ढाल जैसा यहाँ पर होता है और बेसाल्टिक लावा ये कहलाता है और हवाई माउंट शील्ड की तरह ये होता है। इसके अलावा स्ट्रेटो ज्वालामुखी में खड़ी और परतदार यहाँ पर और चिपचिपा सा होता है ये लावा जो होता है इसके अंदर, और विस्फोटक जो होता है फुजियामा माउंट सेंट हेलेंस के अंतर्गत होता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो सिंडर कोन, यानी कि जो सिंडर कोन प्रकार का जो ज्वालामुखी होता है इसमें छोटे ढेर जैसा होता है ये, और ये राख से बना हुआ होता है, और ये पेरकुटिन मैक्सिको जैसा होता है। इसके अलावा कैल्डेरा जो होता है वो बड़े क्रेटर सुपर विस्फोटक येलोस्टोन का होता है। इसके अलावा जो डोम होता है गुंबद जैसा होता है और ये चिपचिपा लावा होता है और माउंट चौकोन की तरह ये दिखाई देता है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा चिपचिपा भी होता है। लेकिन यहाँ पर जो लावा देखने को मिला है ये जो ज्वालामुखी है ये शील्ड ज्वालामुखी यहाँ पर देखने को मिला है, जो कि 521 मीटर की ऊंचाई तक हुआ है। एर्ता अले श्रृंखला का ये हिस्सा है और इसका जो विस्फोट शैली है वो अनिर्दिष्ट है, लेकिन जो विस्फोट राख है यहाँ पर राख जो है यहाँ पर प्रधान यहाँ पर देखने को मिली है। इसके अलावा अफ्कार रिफ्ट में ये स्थित है जहाँ टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो अलग हो रही हैं। यहाँ पर देखो ये जो है ये शील्ड ज्वालामुखी का हिस्सा है, लेकिन इसका जो नाम है वो हेली गुब्बी ज्वालामुखी यहाँ पर रखा गया है। इनकी जो हेली गुब्बी ज्वालामुखी के फटने की जो ज़ोरदार यहाँ पर विस्फोट हुआ था, यहाँ पर उस टाइम की जो दशा थी वो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो ये दशा देखने को यहाँ पर मिली थी। इसके अलावा देखिए प्रभावित क्षेत्र को, तो इससे जो प्रभावित क्षेत्र हैं वो स्थानीय रूप से अफार क्षेत्र के अफदेरा ज़िले में, यानी कि जो अफदेरा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर गांव जैसा फिया जो गांव है वहाँ पर फिया गांव नेमागुबी इसमें, यानी कि जो ये वाले गांव में नेमागुबी और फिया जो गांव वहाँ पर 5 से 10 सेंटीमीटर राख जो है यानी कि उस गाँवों के अंदर 5 से 10 सेंटीमीटर ऊपर तक जो राख है ज़मीन पर वो जमा हो गई है। और इसका जो क्षेत्र है यानी कि आखिर कहाँ कहाँ तक देखने को मिला है, तो क्षेत्रों की बात करें तो लाल सागर में और यमन ओमान, यानी कि लाल सागर से होते हुए यमन ओमान फिर एरित्रिया सीमा के पास तक यहाँ पर हमें देखने को मिली है, यानी कि जो एशिया सीमा है उसके पास तक हमें देखने को मिली है। यानी कि आप यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं ये जो इथियोपिया यहाँ पर दक्षिणी अफ्रीका जो है, यानी कि अफ्रीका में यहाँ पर इथियोपिया है और यहाँ पर ये विस्फोट हुआ और उसके बाद ये यहाँ पर जो ये लाल सागर है यहाँ से होते हुए फिर उसके बाद ये यमन गया और यमन तक इसका प्रदूषण देखने को मिला। फिर उसके बाद ये ओमान देश है यहाँ से होते हुए फिर इधर की तरफ, यानी कि इधर की तरफ गया और फिर उसके बाद जो हमारा देश आता है इधर की तरफ हमारे देश में भी यहाँ पर देखने को मिला है। यानी कि इस तरह से अगर हम वैश्विक की बात करें तो राख 4000 किलोमीटर की यात्रा तक यहाँ पर देखने को मिली, जिसमें कि भारत के अंदर गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हैदराबाद और अब पूर्वी जो एशिया यानी कि चीन की ओर ये चल रही है। विमानन की बात करें तो अदीस अबाबा एयरपोर्ट 36 घंटे के लिए बंद कर दिए गए और भारत में मुंबई, अहमदाबाद, हैदराबाद यहाँ पर काफ़ी ये प्रभावित हुए हैं, यानी कि इधर से आते हुए ये गुजरात, ये राजस्थान इधर। इसके अलावा यहाँ पर जो ये दिल्ली और यहाँ पर है पंजाब इस वाले क्षेत्र में। इसके अलावा यानी कि ये वाले जो क्षेत्र हैं सारे यहाँ पर ये प्रभावित होते हुए इधर की तरफ यानी कि चीन की तरफ यहाँ पर जो है वो जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा जो हानि इससे क्या हुई है, यानी कि इससे कौन कौन से जो डैमेज हुए हैं वो कौन कौन से हुए हैं, तो इसमें मानवीय हानि में कोई यहाँ पर मौत नहीं देखने को मिली है, लेकिन 5000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो इस ज्वालामुखी की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए हैं और उनको सांस लेने में काफ़ी दिक्कत हो रही है, इसमें कि खांसी और अस्थमा जैसी इनको बीमारी हो गई है और इससे 100 से भी ज़्यादा जो मामले हैं वो खांसी और अस्थमा के यहाँ पर देखने को मिले हैं। इसके अलावा आर्थिक हानि को देखें तो विमानन हानि में $100 मिलियन इथियोपिया में कृषि और पशुपालन यहाँ पर प्रभावित हुआ है, जिसमें ये चारा और पानी जो है वो यहाँ पर दूषित हो गया और जीडीपी का 40% का हिस्सा इसके अंतर्गत लगा है। इसके अलावा पर्यावरणीय प्रभाव की बात करें, पर्यावरणीय हानि की, तो यहाँ पर जो मिट्टी है वो दूषित हुई और पशुधन अकालग्रस्त हो गए हैं और लेकिन जो जलवायु पर न्यून यहाँ पर प्रभाव देखने को मिला है। अन्य की बात करें तो 150 से भी ज़्यादा उड़ानें रद्द कर दी हैं, जिसमें कि DGCA ने विमान जांच अनिवार्य की है।
इसके अलावा इसकी चुनौतियों को यानी कि इसमें चैलेंजेस क्या आने वाले हैं उसको देखें तो इसमें पूर्व चेतावनी में केवल 12 घंटे पहले सीस्मिक संकेत यहाँ पर दिया गया और अफार में सीमित मॉनिटरिंग केवल 6 सीस्मोग्राफ के अंतर्गत है। इसके अलावा दूरास्ता में सड़कें यहाँ पर कम है और संघर्ष क्षेत्र की वजह से तिग्रे युद्ध अवशेष से पहुँच काफ़ी ज़्यादा कठिन है। इसके अलावा संसाधन की बात करें तो DRM बजट GDP का 0.8% यहाँ पर देखने को मिला है और जलवायु परिवर्तन से अनियमित विस्फोट बढ़ सकते हैं। वैश्विक की बात करें इनकी अगर हम यहाँ पर वैश्विक रूप से देखें तो राख से सप्लाई चेन बाधित हुई है। स्वास्थ्य, श्वसन रोग और कृषि जोखिम यहाँ पर देखने को मिले हैं। इसके अलावा भारत पर क्या प्रभाव पड़ा है यानी कि इम्पैक्ट ऑफ इंडिया को देखें तो विमानन में 24 से 25 नवंबर को 11 एयर इंडिया उड़ानें रद्द कर दी हैं जिसमें कि मुंबई और चेन्नई की। उसके अलावा जो अहमदाबाद, डाइवर्ट, हैदराबाद में मल्टीपल कैंसिलेशन भी यहाँ पर जो है वो बंद कर दिया गया। इसके अलावा जो पर्यावरण को देखें यानी कि भारत का जो पर्यावरण है उस पर क्या प्रभाव पड़ा है तो इसमें गुजरात, राजस्थान, दिल्ली में राख दृश्यमान है यानी कि देखी गई, लेकिन जो ऊंचाई है वो 8 से 15 किलोमीटर से सामान्य जन पर न्यून प्रभाव पड़ा है और AQI पर यहाँ पर कोई बदलाव नहीं देखने को मिला है। इसके अलावा स्वास्थ्य को देखें तो श्वसन समस्या की चेतावनी जो है यहाँ पर दी गई और IMD ने मास्क की सलाह दी है कि जो लोग हैं यहाँ पर वो मास्क लगा कर रखें। इसके अलावा प्रतिक्रिया में DGCA और IMD ने वास यानी कि वोल्केनिक ऐश एडवाइजरी सिस्टम फॉलो किया है और राख जो है वो 25 नवंबर को रात 10:30 तक भारत से साफ की जाएगी। इसके अलावा चीन पर संभावित खतरे को देखें यानी कि चीन पर जो है वो क्या प्रभाव यहाँ पर पड़ सकता है तो यहाँ पर जो मार्ग है वो राख पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत से चीन की ओर यानी कि जेट स्ट्रीम से जो है वो चीन की ओर जा रहा है और ऊंचाई यहाँ पर घट रही है 5 से 10 किलोमीटर की। इसके अलावा जो जोखिम है यहाँ पर यानी कि विमानन व्यवधान यहाँ पर देखने को मिला यानी कि उड़ान यहाँ पर रद्द कर दी गई। भारत में वो यहाँ पर जो है वो उड़ान रद्द कर दी गई यानी कि चीन पर संभावित खतरे की यहाँ पर बात हो रही है। तो स्वास्थ्य, श्वसन समस्या यदि नीचे उतरे हैं तो होगी यानी कि कृषि फसल यहाँ पर दूषित हुई है। इसके अलावा जो मौसम प्रभाव है उससे भी अम्ल वर्षा यहाँ पर देखने को मिली। सल्फर डाइऑक्साइड से अम्ल वर्षा यहाँ पर हुई है। इसके अलावा यानी कि जो लावा निकला है उससे सल्फर डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है, उस वजह से जो अम्ल वर्षा है वो यहाँ पर देखने को मिली। इसके अलावा संभावना की बात करें तो इसमें माध्यम जो है वो IMD चीन मौसम विभाग की निगरानी यहाँ पर कर रहा है और 2010 आइसलैंड जैसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन कम तीव्रता इसकी और बड़ी आफत की बजाय स्थानीय बाधा संभावित होगी। इसके अलावा इथियोपिया में आपदा प्रबंधन की रणनीतियों की बात करें तो संस्थागत रणनीतियों में NDRMC 1974 में EWRD यानी कि अर्ली वार्निंग डायरेक्टरेटर इसमें अफार रीजनल बुरियुल यहाँ पर देखने को मिला यानी कि संस्थागत में अगर हम बात करें यानी कि ये सारी जो संस्थाएं हैं एक तो इवॉर्ड की और NDRMC की यानी कि इन्होंने जो है यहाँ पर काफ़ी ये संस्थाएं जो है इसके लिए काम कर रही हैं और ये इसके लिए रणनीतियाँ भी बना रही है ताकि जो इस तरह की जो आपदाएं हैं उनका जो प्रभाव है उसको कम किया जा सके। इसके अलावा त्वरित की बात करें तो इसमें 48 घंटे में 4 मेडिकल टीमें जो हैं यहाँ पर आई और 5000 लोगों को शिविर तक किया और 10,000 क्विंटल अनाज प्रति 2000 लीटर पानी वितरण यहाँ पर किया और WHO ने दवाई भी यहाँ पर दी हैं। यानी कि जो WHO यानी कि जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने यहाँ पर दवाई भी दी है लोगों को। इसके अलावा दीर्घकालिक रूप से अगर हम देखें तो जो DRM पॉलिसी 2021 से 2030 है उसमें हजार्ड मैपिंग 26 ज्वालामुखी यहाँ पर देखने को मिले। इसके अलावा जो CRGE है यानी कि क्लाइमेट रिजिलियंट ग्रीन इकोनॉमी में मॉडल विलेजेस यानी कि भूकंप रोधी यहाँ पर देखने को मिले। यानी कि ये सारी जो चीज़ें इन सारी चीज़ों की अलग अलग यहाँ पर पॉलिसी जो है वो दीर्घकालिक रूप से यहाँ पर बनाई गई हैं। इसके अलावा सहायता की बात करें तो USAID और EU और G का फंडिंग यहाँ पर की जा रही है, लेकिन चुनौतियाँ भी यहाँ पर काफ़ी बनी हुई हैं। यहाँ पर एक तो बजट की कमी है और दूसरी चीज़ यहाँ पर संघर्ष जो है वो यहाँ का काफ़ी ज़्यादा लग रहा है इस चीज़ के लिए। इसके अलावा इथियोपिया
भारत और इथियोपिया और भारत के अगर हम संबंधों को देखें तो ऐतिहासिक रूप से 1948 से राजनयिक यहाँ पर संबंध जो है वो 2000 वर्ष पुराने व्यापारिक बंधन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और आर्थिक रूप से व्यापार जो है वो $2 बिलियन का 2022 में यहाँ पर व्यापार हुआ था। और भारत से फार्मा मशीनरी DFTP स्कीम से इथियोपिया जो है इसका जो निर्यात है वो $120 मिलियन का यहाँ पर हुआ था। इसके अलावा रक्षा की बात करें तो 2025 MOU के द्वारा पहली JDC बैठक यहाँ पर हुई और अक्टूबर 2025 में, जिसमें कि UPI एथ स्विच यहाँ पर लिंक कराए, यानी कि ये जो चीज़ है यानी कि EPI एथ स्विच जो है वो इससे यहाँ पर जुड़ा हुआ है। इसके अलावा शिक्षा संस्कृति की बात करें तो ICCR स्कॉलरशिप के अंतर्गत इथियोपियन एयरलाइंस की भारत फ्लाइट्स में UNGA 2024 में यहाँ पर चर्चा में रहा था। इसके अलावा भारत के लिए क्या सबक है इसमें, तो भारत के लिए एक तो यहाँ पर निगरानी करने की ज़रूरत है, यानी कि जो अंडमान निकोबार बैरन आइलैंड है उसके लिए वोल्केनिक ऑब्जर्वेटरी हिमालय में एकीकृत जोखिम मानचित्रण यहाँ पर किया जाना चाहिए। इसके अलावा प्रतिक्रिया में NDRF में वोल्केनो ऐश यूनिट यानी कि जिसमें कि DGCA या फिर जो IMD उसको मजबूत करना चाहिए और वास्ता के तहत। इसके अलावा सहयोग की बात करें तो सार्क या फिर जो बिम्स्टेक है, यानी कि ये जो संस्थाएं हैं इसमें वोल्केनिक एडवाइजरी सेंटर के अंतर्गत अफ्रीका और एशिया DRM की साझेदारी अगर यहाँ पर की जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसके अलावा भारत की ज्वालामुखी रणनीति को अगर हम यहाँ पर देखें तो इसमें NDMA 2005 का जो एक्ट है NDMA 2025 एक्ट, इसके अंतर्गत हॉलिस्टिक और प्रोएक्टिव टेक्नोलॉजी ड्रिवन जो है वो PM हेडेड के तहत आते हैं। इसके अलावा जो गाइडलाइंस है इसमें 2016 के अंतर्गत वोल्केनिक यूरोपियन गाइडलाइंस में पूर्व चेतावनी की और मिटिगेशन और रिस्पॉन्स की यहाँ पर बात आती है, यानी कि जो ये सारी जो गाइडलाइंस है इनकी मिटिगेशन रिस्पॉन्स 2016 वोल्केनिक एरप्शन गाइडलाइंस, यानी कि ये सारी जो गाइडलाइंस है वो पहले चेतावनी देने के लिए, मेडिकेशन के लिए और रिस्पॉन्स के लिए, यानी कि इसके लिए जो है यहाँ पर बनाई गई हैं। इसके अलावा अगर हम देखें रणनीति की तो रणनीति में मल्टी हर्ट्ज भूकंप और ज्वालामुखी जो होते हैं वो स्कूल सेफ्टी प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पर बनाए जाते हैं, जिसमें कि NCR और जो NCR-MP साइक्लोन से विस्तार यहाँ पर बताया जाता है। इसके अलावा सीमाओं को अगर हम यहाँ पर देखें तो सक्रिय ज्वालामुखी कम यहाँ पर देखने को मिले, यानी कि जो बैरन आइलैंड है वो नोर कोंडम के अंदर और जो नारकोंडम है इसमें ज्वालामुखी जो है काफ़ी कम होते हैं, लेकिन राख प्रभाव के लिए IMD और JDCA समन्वय का जो समन्वय वो यहाँ पर मजबूत दिखाई देता है। इजराइल का बयान को लेकर के देखें, यानी कि जो इस खबर को लेकर के, यानी कि जो यहाँ पर ज्वालामुखी आया है अफ्रीका में, तो इस ज्वालामुखी को लेकर के इजराइल में ने क्या बयान दिया था। इसमें 25 नवंबर 2025 को नेतन्याहू कार्यालय ने कहा कि भारत की सुरक्षा पर पूरा भरोसा है, मोदी के नेतृत्व में ये मजबूत है और इजराइल भारत बंधन जो है वो काफ़ी अटूट है। इसके संदर्भ में दिल्ली रेड फोर्ट बम विस्फोट के तहत, यानी कि जो दिल्ली में रेड फोर्ट बम विस्फोट हुआ था 12 नवंबर के बाद भारत यात्रा स्थगित कर दी गई थी और दिसंबर से 2026 में, लेकिन इसमें नई तारीख जो है वो यहाँ पर तय कर दी गई है। इसके अलावा संदेश को देखें तो आतंक हमला आत्माओं को नहीं हिला सकता है, दोनों यानी कि ये जो हमारे लिए यहाँ पर संदेश आता है, यानी कि जो आतंक का हमला है वो आत्माओं को नहीं हिला सकता, दोनों प्राचीन सभ्यताएं मजबूत हैं। और ट्विटर पर इस तरह से जो है यहाँ पर पोस्ट किया संदेश दिया। इसके अलावा IR का जो महत्व है, यानी कि अगर हम इसको इंटरनेशनल रिलेशन के महत्व का यहाँ पर समझें तो जो I2U2 है इसमें रक्षा सहयोग और $10 बिलियन का व्यापार उसको मजबूत ही करता है। इसके अलावा समाधान की अगर हम बात करें, यानी कि ये वाला जो है, यानी कि जो बयान दिया गया है इस बयान से जो ये व्यापार है ये यहाँ पर मजबूत होता है। इसके अलावा हम समाधान को देखें तो समाधान में तात्कालिक समाधान के अंतर्गत राख निगरानी यहाँ पर की जानी चाहिए, यानी कि इसमें IMD और जो वाक हैं वो स्वास्थ्य कैंप और विमान जांच यहाँ पर कराएं। इसके अलावा दीर्घकालिक के समाधान में अफ्रीका और एशिया DRM फोरम पर, यानी कि UNDRR पर यहाँ पर फोकस किया जाए। और इसके अलावा जलवायु अनुकूलन
इसके लिए जो GCF फंड है वो यहाँ पर दिया जाए और इसको दिया जाए और AI पूर्व अनुमान की यहाँ पर उपयोग किया जाए, यानी कि AI के द्वारा यहाँ पर पूर्व अनुमान का यहाँ पर जो है वो उपयोग किया जाए। इसके अलावा भारतीय की बात करें तो NDMA को ज्वालामुखी पर फोकस किया जाना चाहिए और क्वाड में पर्यावरण सहयोग भी दिया जाना चाहिए। वैश्विक रूप से देखें तो सेंडाई फ्रेमवर्क 2015 से 2030 का जो है वो COP30 में रिफ्ट वैली पर यहाँ पर चर्चा जो है वो हो रही है पूरे विश्व में। इसके अलावा निष्कर्ष यानी कंक्लूजन को अगर हम इसके कंक्लूजन को देखें तो ये जो विस्फोट है वो वैश्विक आपदाओं की परस्पर जुड़ाव को दर्शाता है और स्थानीय तबाही से वैश्विक बाधाएं जो है वो आती हैं, इस चीज़ को यहाँ पर दिखाई देता है। इसके अलावा इथियोपिया की त्वरित प्रतिक्रिया सकारात्मक है, लेकिन पूर्व चेतावनी मजबूत होना भी ज़रूरी है। यानी कि अगर हमें इस चीज़ का यानी कि कोई भी अगर यहाँ पर आपदा आ रही है तो इसका अगर हम पहले से ही पता हो, यानी कि पहले ही पूर्व अनुमान हो जाए तो ये ज़्यादा अच्छा रहता है। और इसके लिए जो है वो यानी कि चेतावनी देने की जो ये बात होती है इसको काफ़ी मजबूत करना भी ज़रूरी है। भारत के लिए अगर हम बात करें तो NDMA रणनीति को मजबूत कर आपदा लचीलापन यहाँ पर बढ़ाएं और इथियोपिया और इजराइल संबंध रणनीतिक ये जो है यहाँ पर अवसर हमें दिखाई देते हैं। तो ये थी आज की हमारी न्यूज़। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।